हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में फिर आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठ जाएं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही अलग प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। और ये क्या है सभ्यता, किन किन नामों से जानी जाती है, इस काल में जो लोग रहे उनका सामाजिक जीवन क्या रहा, उनका धार्मिक जीवन क्या रहा, और उनके नगरों का विकास किस प्रकार से नगर नियोजन हुआ। तो इन सभी बातों पे हम लोग बहुत ही कम समय में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए वो आज के क्लास में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस पर एक प्रकाश डालेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो बच्चों, कभी कभी जब क्वेश्चंस आते हैं सिंधु सभ्यता के विषय में तो उसके नाम में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाम अलग अलग प्रकार से हैं और कुछ बच्चे जान नहीं पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट जो हम करेंगे वहां से करेंगे। देखो बच्चों, सिंधु सभ्यता के जो नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः से इसको लोग सब जानते हैं। इसके नाम कई प्रकार के हैं। इसमें सिंधु सभ्यता की बात आती है तो सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता की बात आती है, हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो वो भी यही है। सैंधव सभ्यता की अगर कोई बात करता है तो बेटा वो भी वही है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर बात कोई करता है तो वो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और इसके अलावा इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो वो भी यही है। तो आज से कंफ्यूज होना बिल्कुल बंद करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, जिनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसको बिल्कुल याद रख लें। तो हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इसमें आज हम पढ़ेंगे। इसमें रहने वाले जो लोग रहे होंगे, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा ये हम लोग पढ़ेंगे, और इनका धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा, और इनके रहने के जो नगर थे जो इन्होंने बनाए थे उस नगरों का विकास, उनका नियोजन किस प्रकार का था, इन सब बातों पे आज हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो अगर इस क्लास को हम पूरा देखते हैं तो वो सारे टॉपिक लगभग 90 to 100% रिकवर होते हैं, ठीक है। सन 1826 ईस्वी से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग कोई नहीं जानता था ये क्या है, कैसे है, क्योंकि ये सभ्यता जब कभी रही होगी तो विलुप्त हो चुकी थी। तो सबसे पहले एक साहब थे, चार्ल्स मैसन साहब, जिन्होंने अपनी पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नीज, उन्होंने इस पत्रिका में 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी दी थी, लेकिन वो भी बहुत ही ऊपर ऊपर से थी। उसके विषय में कुछ खास बातें नहीं उन्होंने बताई थी, क्योंकि कुछ साक्ष्य उनके पास था नहीं। इसके बाद सन 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण करते समय वहां पे दो बर्टन बंधु काम कर रहे थे, जिनके नाम जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन थे। वो अपने साथ लाए हुए मजदूरों को रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाने में उन्होंने मजदूरों से काम लेना था, और इसी काम को लेने में जो वहां पे आसपास मजदूर काम करते थे, थोड़ा बहुत खुदाई करते थे, तो उसमें इस काल के सभ्यता की कुछ ईंटें मिली बच्चों। तो उन ईंटों को उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उन ईंटों में से बहुत सारी ईंटों को उन्होंने उस रेलवे ट्रैक को बनाने के काम में इस्तेमाल भी कर लिया। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात की खबर जब उन्होंने बाहर दी तो लोग उसके प्रति गंभीर हुए, और 1856 के बाद भी कोई ऐसा सरकार, वहां पे कोई ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस पर कुछ विशेष कदम उठाता। धीरे धीरे जो है 1921 आया, तो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम बार खुदाई की गई। बच्चों, सन
1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की प्रथम बार खुदाई हुई। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन अलग अलग काल में खुदाई हुई, लेकिन सबसे पहले 1921 में सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई। और वो खुदाई सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में हुई। अब ये खुदाई किसने की? तो बच्चों सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई सर दयाराम साहनी जी ने की। और इन्होंने क्या, हड़प्पा नामक नगर की खुदाई की, और जिससे इन्होंने पहली बार ये साबित किया कि हजारों साल पहले यहां पर कोई नगर विद्यमान था और बहुत ही सुविधा युक्त नगर यहां पे विद्यमान था, जिसकी कल्पना अभी इस काल में नहीं की जा सकती कि उस काल में भी ऐसा कुछ रहा होगा। इसके बाद बच्चों सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के माध्यम से मोहनजोदड़ो की, नाम सुना होगा आपने, मोहनजोदड़ो के स्थल की, जहां पे कभी मोहनजोदड़ो रहा, उस स्थल की खुदाई की गई और वहां पे नगर के साक्ष्य मिले। बहुत विशाल नगर था, तो उसके साक्ष्य मिले। और उसके बाद बच्चों जब नगर के साक्ष्य मिलने लगे तो ये नगर कब का है, कितने हजार साल पुराना है, इस पे बात चलने लगी। तो कोई एक मत नहीं बना कि ये नगर कब का है। तो इस पे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विवेकानुसार अलग अलग मत बताए, कि किसी ने कोई काल बताया, किसी ने कुछ बताया कि इतने अवधि पुरान। इसमें से कुछ प्रमुख विद्वान हैं, उन पे हम बात करेंगे। सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, मुखिया थे, उन्होंने इस काल की अवधि को बताया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। मार्टिमर व्हीलर ने इस काल की अवधि बताई कि ये नगर रहे होंगे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की। और माधव स्वरूप वत्स ने इस काल की अवधि बताई 3500 से 2700 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने इस काल की अवधि 2800 से 2500 ईसा पूर्व की बताई। इसके बाद फेयर सर्विस एक डिपार्टमेंट है, जिसने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में इन नगरों की स्थिति बताई कि इस काल में रहे होंगे। बहुत अलग अलग मत आ रहे थे बच्चों। डीपी अग्रवाल साहब ने आए, इन्होंने बताया कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व की ये रहा होगा नगर, और ये लगभग आसपास पहुंच रहे थे। फिर कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इन नगरों की जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान किया गया तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व की स्थिति निकल आई कि आज से 4500 साल पुराना ये नगर, 4000 से 4500 5000 साल पुराना ये सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद और विद्वानों में चर्चा हुई और ये बात अधिकतर लोगों ने मान ही लिया कि नहीं, अब इसको हम अंततः इस तरह से मान लेते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य में ये सारी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की जितने नगर रहे हैं उनकी रही होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये नगर तो थे, लेकिन इन नगरों की स्थापना, इन नगरों का निर्माण किसने किया था, इस पर हम लोग बात करेंगे बच्चों। अभी इन नगरों के निर्माण की बात करते हैं तो जितने भी विदेशी विद्वान हैं उनका एक मत है। क्या है? वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, सुमेरियन सभ्यता के लोग यहां आकर बस गए थे और उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का अलग मत था, जिसमें से राखाल दास बनर्जी ने कहा कि नहीं, ये जो मत है ये द्रविड़ जाति जो थे यहां पे आके उन्होंने इस सभ्यता की रचना की और यहां पे अपने लोगों को लाके, द्रविड़ लोगों को लाके इन नगरों की स्थापना धीरे धीरे
तो अब आगे कुछ और विद्वान हैं जिनके मत को प्रधानता दी जाती है, टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप। इन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मुझे जो लगता है ये सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया था, आर्य लोग ही इस सभ्यता के निर्माता है। अब हम बात करते हैं कि ये सभ्यता कहां पे विद्यमान थी और कितनी दूर में ये फैली थी, और इसका आकार प्रकार अगर था तो क्या था। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे। बच्चों ये आज से 4 से 5,000 6,000 साल वो जो सभ्यता थी, अगर हम माने हमारा देश ये है, हमारा देश जो है ये है, ये मान लेते हैं हमारा देश है। और इसके बाद अभी ये 1947 में जो डिवाइडेशन हुआ, तो यहां से पाकिस्तान अलग होके ये वर्तमान में ये इस तरह से हो गया, और इससे पहले यहाँ पे अफगानिस्तान इसके बाद आता है। तो अभी ये जो सभ्यता थी यहाँ पे, ये बलूचिस्तान से यहाँ स्टार्ट होता है, बहुत कम चीजें यहाँ से, बहुत कम नगर मिले यहाँ पे, लगभग अफगानिस्तान का एरिया है ये अफगानिस्तान का एरिया है। ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कुछ अलग ही दिखता है। तो अभी तक की जो खोज की गई है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर स्थलों की, उनकी संख्या लगभग अब पहुंचते पहुंचते पहुंच चुकी है 1500 के आसपास। 1500 के आसपास संख्या सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की संख्या लगभग पहुंच चुकी है, और जिसमें बच्चों केवल 2 नगर, 2 प्रमुख स्थल अफगानिस्तान से मिले हैं। बाकी 500 के आसपास स्थल जो है ये पाकिस्तान से मिले हैं, और लगभग 1000 के आसपास ये अपने इंडिया से मिले हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी सभ्यता थी, तो वो मुख्यतः पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के आसपास तक फैली हुई थी। तो अभी इसका जो कोण बन रहा है, अभी इसको जो हम लोग अगर जो इसके मैप को देखें तो कुछ इस तरह से बनता है बच्चों। यहां सबसे पहले ऊपर की ओर, उत्तर की ओर यहाँ पे मांडा एक जगह है जो जम्मू के आसपास है, और यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर। नाम याद रखिएगा, आलमगीरपुर। दक्षिण में एक स्थल खोजा गया है जिसका नाम है दायमाबाद। क्या नाम बच्चों, याद रखने की चीज है, ये दायमाबाद है। और इधर अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए, एक मुंडी काक है, एक और है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी इनकी जो आकार पद्धति जो बन रही, आकार जो बन रहा है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सभ्यता थी इसका आकार त्रिकोणाकार था। तो अब लेकिन ये सभ्यता जो थी वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ था। इसको हम यहां पे वर्ग किलोमीटर भी लिख देंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये इसका मात्रक क्या है। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे इस काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो इस काल के लोगों का जो सामाजिक जीवन था मात्र सत्तात्मक था। उस काल में जो परिवार का मुखिया होता था
वो उस घर की जो ज्येष्ठ महिला होती थी, जो मां होती थी, वो होती थी। और आगे बच्चों जो कुछ खास साक्ष्य मिले उसके आधार पे ये यहाँ पे लोग जो है कांसे का प्रयोग शुरू कर दिए थे, यानी कांसा का यूज शुरू किए थे। कांसा जो है टिन और ताम्र के मिलने से कांसा बनता है, और प्रथम बार कांसे का इस्तेमाल इस धरती पर इस सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता का एक नाम और है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब बात करते हैं कि उस काल में लोग पढ़ना लिखना जानते थे। हाँ, जानते थे। उस काल की लिपि क्या थी, किस प्रकार की थी? तो बच्चों उस काल की जो लिपि थी आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है। पढ़ने का बहुत प्रयास विद्वानों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि ये लिपि कुछ इस प्रकार से सर्पाकार होती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखी जाती है और इसी प्रकार से पढ़ी जाती है। जैसे उर्दू है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, हिंदी इंग्लिश बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये दोनों तरह से लिखी जाती है, यानी यहां से शुरू करेंगे तो लिखते लिखते यहां आएंगे और इसके बाद फिर वहां नहीं जाना है, फिर यहीं से लिखना है और फिर लाइन चेंज करके यहीं से लिखना है। इस प्रकार की लिपि इन लोगों की थी, लेकिन विद्वान प्रयास में लगे हुए, अभी भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस युग को आद्य ऐतिहासिक युग कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक युग क्या है, हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, आई बटन को क्लिक करके। साक्ष्य के अनुसार यहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास नहीं करते थे, युद्धों में विश्वास नहीं करते थे, साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, हथियार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग, इससे प्रतीत होता है कि शांति प्रिय थे। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। हाँ, व्यापार प्रधान थे। यहाँ पे देश के अंदर भी व्यापार होता था और देश के बाहर उस काल की सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन इत्यादि सभ्यता थी, वहां पे एक जगह से दूसरे जगह व्यापार भी होता था। व्यापार के विषय में बाहर कैसे व्यापार होता था देश से, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ नगरों में उस समय के जो थे खुदाई में वहां पे बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि लोग जहाज में माल भरकर दूसरी सभ्यता उस काल की जो बसी रही होगी वहां से व्यापार करते रहे होंगे। आगे बच्चों हम चलते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो बच्चों वर्ण व्यवस्था का कोई भी प्रमाण खुदाई में नहीं मिल सका है। वर्ण व्यवस्था में कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, तो उस काल में पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, किसान, मजदूर आदि वर्ग के साक्ष्य मिले हैं। यानी वर्ण व्यवस्था तो नहीं मिली है, लेकिन समाज इन 4, 5, 6 वर्गों में जरूर बटा था और इस आधार पे उच्च और निम्न वर्ग की कल्पना भी की जाती है। इसके बाद धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन में अगर हम बात करें तो जो भी थोड़े बहुत साक्ष्य हमारे पास, यानी हमारे विद्वानों ने जो उपलब्ध कराए हैं, वो साक्ष्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस काल में रह रहे लोग लौकिक सभ्यता को मानने वाले थे और धर्म था, लेकिन उस धर्म का वर्चस्व समाज में नहीं था। इसका कारण है कि अभी तक किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। पूजा किसकी किसकी होती थी, तो जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पूजा मातृ देवी की होती थी, पशुपति शिव की होती थी, उर्वरता की देवी की होती थी, नाग वृक्ष पशुओं की पूजा होती थी, अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। तो इस हिसाब से ये भी पता चलता है
कि शायद उस काल में हवन भी होता रहा होगा, यज्ञ भी होते रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों नगर नियोजन की। नगर नियोजन के विषय में जो भी खुदाई से पता चला, तो सबसे पहले जितने भी नगर मिले हैं उनमें अधिकतम नगर दो भागों में बटे हैं। एक तो थोड़ा सा ऊपर का भाग होता है और दूसरा भाग थोड़ा सा नीचे का होता है। ऊपर का भाग उच्च नगर कहलाता था और नीचे का भाग निम्न नगर कहलाता था। तो ऐसा माना गया है कि अधिकतम नगरों में अगर ऐसी व्यवस्था थी तो इसका मतलब वहां के जो भी शासक वर्ग रहे होंगे वो उच्च भाग में रहे होंगे और जो श्रमिक वर्ग, जो निम्न वर्ग रहे होंगे वो नीचे के भाग में रहते होंगे। इस प्रकार उनका प्रशासन चलता रहा होगा। वो एक ग्राम की सभ्यता नहीं थी, वो नगर की सभ्यता थी और इसका साक्ष्य मिला है। इस आधार पे हम ये कह रहे हैं क्योंकि सुव्यवस्थित वहां पे सड़कें थी, पक्के मकान थे जिनके साक्ष्य मिले हैं, सुव्यवस्थित नालियां थी और जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इतना विशाल स्नानागार या अन्नागार, अभी भवन की बात करें तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल भवन अगर मिला है तो वो था अन्नागार। इससे यह प्रतीत होता है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों की वजह से वहां के शासक वर्ग ने लोग भूखों ना मरे, इसके लिए अन्नागार की व्यवस्था की थी। अन्नगार बनवाए थे और उसमें अन्न रखने की व्यवस्था की थी, जिससे कभी भी बाढ़, भूकंप या और भी दैवीय आपदा की स्थिति में लोगों के पास अनाज उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा स्नानागार भी मिला है। स्नानागार से ये हमको समझ में आता है कि स्नानागार, जो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि विशेष अवसरों पर, पूजा पाठ, त्योहार, तीज के विशेष अवसरों पर लोग एक साथ पूजा करें, एक साथ आके स्नान करें, ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी जिसके लिए विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। तो बच्चों, ये आज की जानकारी इस प्रकार से रही। अगले वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम ये जानेंगे कि कहां कहां पे जो खुदाई हुई है, किन किन नगरों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमुख साक्ष्य हैं उन प्रमुख नगरों में उस काल के, उसका वर्णन करेंगे। ढेर सारे अवशेष या साक्ष्य जो भी मिले हैं उन पर प्रश्न बहुत आते हैं, तो अगला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के समाप्त होते ही वो मिल जाएगा और उसको क्लिक करके इस वीडियो का अगला पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मिल जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, हमारा कोई भी वीडियो आता है आप तक सबसे पहले पहुंचता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह से आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको चाहिए ही, तो आपको सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, जिससे आप हम तक पहुंचो सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।